एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसला तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। साल 1984 को भारतीय इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में याद किया जाता है। इसी साल तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई और इसी साल सिख विरोधी दंगों में 10,000 से अधिक सिखों को मार दिया गया। इस साल और भी कई घटनाएं हुई जो आपको बताएंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं कोमल और हाजिर हूं आजादी के अमृत महोत्सव पर इनसाइडर लाइव की स्पेशल सीरीज 75 साल की 75 कहानियों के साथ। आज बात होगी साल 1984 की। 30 अक्टूबर 1984 की दोपहर इंदिरा गांधी भुवनेश्वर में चुनावी भाषण दे रही थी। उनके लिए जो भाषण तैयार किया गया था उससे अलग उन्होंने बोलना शुरू किया। उनका तेवर भी एकदम बदल गया। इंदिरा गांधी बोली, मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद यहाँ ना रहूँ। मुझे चिंता नहीं मैं रहूँ या ना रहूँ। मेरा लंबा जीवन रहा है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा में बिताया है। मैं अपनी आखिरी सांस तक ऐसा करती रहूंगी और जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। चुनाव प्रचार के बाद इंदिरा उसी शाम दिल्ली पहुंची। वो काफी थकी थी। इंदिरा के सचिव आर.के. धवन ने उनसे कहा कि वो अगले दिन सुबह के कार्यक्रम को रद्द कर दे, लेकिन इंदिरा गांधी ने मना कर दिया। वो आयरिश फिल्म डायरेक्टर पीटर उस्तिनोव को इंटरव्यू के लिए वक्त दे चुकी थी। दरअसल पीटर इंदिरा गांधी पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे थे। अगली सुबह घड़ी में 9 बज चुके थे। इंटरव्यू के लिए सारी तैयारियां पूरी थी। चंद मिनटों में ही इंदिरा एक अकबर रोड की तरफ चल पड़ी। यहीं पर पेंट्री के पास मौजूद था हेड कांस्टेबल नारायण सिंह। 7:30 से लेकर 8:45 तक पोच में ड्यूटी करने के बाद वो कुछ देर पहले ही पेंट्री के पास आकर खड़ा हुआ था। इंदिरा को सामने से आता देख उसने अपनी घड़ी देखी। वक्त हुआ था 9:05। इंदिरा से कुछ कदम पीछे थे आर.के. धवन और उनके पीछे थे इंदिरा गांधी के निजी सेवक नाथूराम। सबसे पीछे थे उनके निजी सुरक्षा अधिकारी सब इंस्पेक्टर रामेश्वर दयाल। इस बीच एक कर्मचारी एक टी सेट लेकर सामने से गुजरा जिसमें उस्तिनोव को चाय सर्व की जानी थी। इंदिरा ने उसे बुलाकर कहा, उस्तिनोव के लिए दूसरा टी सेट निकाला जाए। जब इंदिरा गांधी एक अकबर रोड को जोड़ने वाले विकेट गेट पर पहुंची तो वो धवन से बात कर रही थी। अचानक वहां तैनात सुरक्षा कर्मी बेअंत सिंह ने अपनी रिवॉल्वर निकालकर इंदिरा गांधी पर फायर किया। गोली उनके पेट में लगी। इंदिरा ने चेहरा बचाने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया, लेकिन तभी बेअंत ने बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से 2 और फायर किए। ये गोलियां उनके सीने और कमर में घुस गई। वहां से 5 फुट की दूरी पर सतवंत सिंह अपनी टॉमसन ऑटोमेटिक कार्बाइन के साथ खड़ा था। इंदिरा गांधी को गिरते देख वो इतनी दहशत में आ गया कि अपनी जगह से हिला तक नहीं। तभी बेअंत ने उससे चिल्लाकर कहा, गोली चलाओ। सतवंत ने तुरंत अपनी ऑटोमेटिक कार्बाइन की सभी 25 गोलियां इंदिरा गांधी के शरीर के अंदर डाल दी। लगभग हर सेकंड के साथ एक गोली। सतवंत ने स्टेनगन की पूरी मैगजीन इंदिरा गांधी पर खाली कर दी। वहां मौजूद सभी हक्के बक्के थे। उसी समय बेअंत सिंह और सतवंत सिंह दोनों ने अपने हथियार नीचे डाल दिए। बेअंत सिंह ने कहा, हमें जो कुछ करना था हमने कर दिया, अब तुम्हें जो कुछ करना है तुम करो। तभी नारायण सिंह ने आगे कूदकर बेअंत सिंह को जमीन पर पटक दिया। पास के गार्ड रूम में आईटीबीपी के जवान दौड़ते हुए आए और उन्होंने सतवंत सिंह को अपने घेरे में ले लिया। हालांकि वहां हर समय एक एम्बुलेंस खड़ी रहती थी, लेकिन उस दिन उसका ड्राइवर वहां से नदारद था। इतने में इंदिरा गांधी के राजनीतिक सलाहकार माखन लाल फोतेदार ने चिल्लाकर कार निकालने के लिए कहा। इंदिरा गांधी को जमीन से आर.के. धवन और सुरक्षाकर्मी दिनेश भट्ट ने उठाकर सफेद एम्बेसडर कार की पिछली सीट पर रखा। आगे की सीट पर धवन, फोतेदार और ड्राइवर बैठे। जैसे ही कार चलने लगी, सोनिया गांधी नंगे पांव अपने ड्रेसिंग गाउन में मम्मी मम्मी चिल्लाते हुए भागती हुई आईं।
इंदिरा गांधी की हालत देखकर वो उसी हाल में कार के पीछे की सीट पर बैठ गईं। उन्होंने खून से लथपथ इंदिरा गांधी का सिर अपनी गोद में ले लिया। कार बहुत तेजी से एम्स की तरफ बढ़ी। 4 किलोमीटर के सफर के दौरान कोई कुछ भी नहीं बोला। सोनिया का गाउन इंदिरा के खून से भीग चुका था। कार 9:32 पर एम्स पहुंची। जब उनको कार से उतारा गया तो इंदिरा को इस हालत में देखकर वहां तैनात डॉक्टर घबरा गए। उन्होंने तुरंत फोन कर एम्स के वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट को इसकी सूचना दी। मिनटों में वहां डॉक्टर गुलेरिया, डॉक्टर MM कपूर और डॉक्टर S बालाराम पहुंच गए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में इंदिरा के दिल की मामूली गतिविधि दिखाई दे रही थी, लेकिन नाड़ी में कोई धड़कन नहीं मिल रही थी। उनकी आंखों की पुतलियां फैली हुई थी। इंदिरा को 80 बोतल खून चढ़ाया गया, जो उनके शरीर की सामान्य खून मात्रा का 5 गुना था। अपने अंग रक्षकों द्वारा गोली मारे जाने के लगभग 4 घंटे बाद 2:23 पर इंदिरा गांधी को मृत घोषित किया गया। इकतीस अक्टूबर को एम्स के चारों तरफ भीड़ इकट्ठा हो गई। खून का बदला खून के नारे लगने लगे। सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर बताया गया कि इंदिरा गांधी को गोली मारने वाले गार्ड सिख थे। इसके बाद धीरे धीरे लोगों में गुस्सा बढ़ता गया। शाम करीब 4 बजे राजीव गांधी पश्चिम बंगाल से एम्स लौटे। वहीं शाम 5:30 पर विदेश यात्रा से लौट रहे राष्ट्रपति जय सिंह के काफिले पर एम्स पहुंचते ही पथराव किया गया। इसके बाद सिखों के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। 1 नवंबर को पूर्वी दिल्ली में पहला सिख मारा जाता है। 2 नवंबर को दिल्ली में कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई, लेकिन लागू नहीं किया गया। हालांकि पूरे शहर में सेना तैनात कर दी गई। सरकार का अनुमान है कि दिल्ली में सिख विरोध दंगे में लगभग 2800 सिख मारे गए। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरे देश में मरने वालों की संख्या 10,000 से अधिक है। हालांकि खुफिया एजेंसियों को पहले ही आशंका थी कि इंदिरा गांधी पर इस तरह का हमला हो सकता है। उन्होंने सिफारिश की थी कि सभी सिख सुरक्षा कर्मियों को उनके निवास स्थान से हटा लिया जाए। लेकिन जब ये फाइल इंदिरा के पास पहुंची तो उन्होंने बहुत गुस्से में उस पर 3 शब्द लिखे, आरंट वी सेक्युलर, यानी क्या हम धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं। उसके बाद ये तय किया गया कि एक साथ 2 सिख सुरक्षा कर्मियों को उनके नजदीक ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा। 31 अक्टूबर के दिन सतवंत सिंह ने बहाना बनाया कि उनका पेट खराब है, इसलिए उसे शौचालय के नजदीक तैनात किया जाए। बेअंत और सतवंत ने बताया कि उन्होंने इंदिरा गांधी से ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए उनकी हत्या की। इंदिरा गांधी ने अपने राजनीतिक सफर में कई कड़े फैसले लिए। उनमें से एक था ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार है क्या, इसके बारे में जानने के लिए आपको साल 1978 में जाना होगा, जिसके कारण ये हालात पैदा हुए। पंजाब में हिंसा की शुरुआत 1978 में ही हुई थी। उसी समय सिख धर्म प्रचार संस्था के प्रमुख जरनैल सिंह भिंडरावाले का नाम चर्चा में आया। 70 और 80 के दशक में भिंडरावाले ही खालिस्तानी आंदोलन को लीड कर रहा था और सिखों के लिए एक स्वतंत्र राज्य की मांग कर रहा था। 1981 के बाद जब पंजाब में हिंसक गतिविधियां बढ़ने लगी तो भिंडरावाले के खिलाफ लगातार हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप लगने लगे। पुलिस का कहना था कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। अप्रैल 1983 में पंजाब पुलिस के उप महानिरीक्षक AS अटवाल के दिन दहाड़े हरमंदिर साहिब परिसर में गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद पंजाब में स्थिति बिगड़ती चली गई। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार से 3 महीने पहले तक हिंसक घटनाओं में मरने वालों की संख्या 298 हो चुकी थी, जिसके बाद इंदिरा ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम देने का निर्णय लिया। ऑपरेशन से पहले 2 जून 1984 को भारतीय सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा सील कर दिए थे। इसके साथ ही 3 जून को पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया था। 5 जून 1984 की रात 9:30 बजे हरमंदिर साहिब के अंदर भारतीय सेना ने प्रवेश किया। पहले आदेश थे कि स्वर्ण मंदिर को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना है, लेकिन इस संघर्ष में आतंकियों के पास आधुनिक हथियार थे। फिर सैन्य कार्रवाई में सेना ने भी टैंकों का इस्तेमाल किया।
और आतंकियों पर गोले बरसाए। इस कार्रवाई में भिंडरावाले की मौत के साथ 6 जून की सुबह ये ऑपरेशन खत्म हुआ। ऑपरेशन के 1 महीने बाद जुलाई 1984 में इंदिरा सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया। इसमें कहा गया कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान सेना के 4 अफसरों समेत 83 जवानों की मौत हुई। साथ ही 273 सैनिक और 12 अफसर स्वर्ण मंदिर के अंदर कार्रवाई के दौरान जख्मी हुए थे। इसके अलावा 492 अन्य लोगों की ऑपरेशन के दौरान मौत हुई थी। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। कांग्रेस में कई दिग्गज और वरिष्ठ नेता तो थे, लेकिन राजीव गांधी को इंदिरा का उत्तराधिकारी घोषित किया गया और उन्हें उसी दिन प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। आगे के घटनाक्रम की चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। देखते रहिए इनसाइडर लाइव। नमस्कार।